कहानी की शुरुआत में एक लग्जूरियस कार माउंटेन रोड पर चल रही होती है, जिसके अंदर न्यू कपल है, जो कि शादी की पोशाक में एक युवा लड़की और एक बूढ़ा आदमी होता। लड़की खुश है, उसने उसका दिल चुरा लिया है, जबकि वह उसे उसी दुर्भाग्य से दूर अपनी गुप्त दुनिया में ले गया है, जहाँ पर एक सुंदर स्थान और पहाड़, पेड़ और एक नीला आकाश होता है। उनका स्वागत क्लेयर और एक युवक द्वारा किया जाता है, जिनका नाम ओलिवर है। एलिजाबेथ घर की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और वहाँ पर विशाल कांच की खिड़कियां, आराम और अंत में प्रवेश द्वार पर वह अद्भुत फूल और सफेद ऑर्किड को देखती है। और ओलिवर को देख के उसे एहसास होता है कि ओलिवर अंधा है। फिर शाम के समय रात्रि भोज में एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नौकरों द्वारा सजाई गई एक भव्य मेज होती है और एक प्यार की रात होती है। फिर सुबह उसका पति अपनी पत्नी को घर के चारों ओर महंगी सजावट वाली पेंटिंग और कीमती आर्ट्स दिखाता है, और वहीं पर ही एक शानदार जगह होती है जिसमें उसके लिए फैशनेबल पोशाकों से भरी अलमारी, एक अद्भुत रसोई घर और पिछले से भी अधिक सुंदर रूम होता है, और सभी दरवाजों में एक बायोमेट्रिक लॉक होता है। फिर एलिजाबेथ एक फ्रेड ग्लास दरवाजे को देखती है और हेनरी से पूछती है कि क्या है यह, जिसमें हेनरी जवाब दिया कि यह एक ऐसी जगह है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन एलिजाबेथ विरोध में प्रवेश करना चाहती थी, फिर भी वह प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि हर डोर बायोमेट्रिक लॉक होता है, और हेनरी बताते हैं कि सभी बायोमेट्रिक स्कैनर 2 लोगों के फिंगर से सेट हैं। उसकी और एलिजाबेथ की अगली सुबह हेनरी किसी काम से बाहर गांव चला जाता है, जिसे कारण एलिजाबेथ उदास है क्योंकि यह उनका हनीमून है। फिर वह पूल में तैरती है और घर के चारों ओर घूमती है। तभी एलिजाबेथ क्लेयर से पूछती है कि उसने कितने समय तक वहां काम किया है, और शर्म महसूस करते हुए पूछती है कि हेनरी जैसे प्रमुख विद्वान ने उसकी जैसी साधारण महिला से शादी क्यों की। लेकिन क्लेयर कोई जवाब नहीं देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर एलिजाबेथ दिन भर किताब पढ़ने की कोशिश करती रहती है और पोशाकें और आभूषण को दर्पण के सामने देखते हुए नाचती है, और वह क्लेयर और ओलिवर को रात में घर से बाहर निकलते हुए देखती है। फिर सोते हुए उसे नींद ने आने के कारण वह अपना कमरा छोड़ देती है और पूरे घर में घूमती है, और अनजाने में निषिद्ध कमरे में पहुंच जाती है और यहाँ पर रखी चीजों को देखने की जिज्ञासा जताती है। फिर एलिजाबेथ दरवाजे के पीछे से अंदर चली जाती है, जो कि एक प्रयोगशाला जैसा दिखने वाला कमरा है, जिसके चारों ओर सेंसर और उपकरण लगे हुए हैं। फिर एलिजाबेथ एक पैनल पर एक बटन दबाती है और अचानक एक डोर खुल जाता है, जिसमें एक कैप्सूल दिखाई देता है, और उसमें एक युवा महिला का शव दिखाई दे रहा है, जिसके मुंह में एक ट्यूब है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह डरी हुई सो रही है, जिसे देख एलिजाबेथ एक मेज पे खटखटाते कांच पर अपनी उंगली काटते हुए भाग जाती है। फिर अगली सुबह हेनरी आता है और वह एलिजाबेथ के लिए पियानो बजाता है, लेकिन जल्दी से वह उसके विचलित विचारों को देखता है। वह उसकी बंधी हुई उंगली को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन एलिजाबेथ खुद को अनाड़ी बताते हुए बहाना बनाती है, और हेनरी शांति से जवाब देता है कि वह इतनी अच्छी तरह से झूठ बोलती है, जिसे सुन के भयभीत एलिजाबेथ को दुख होता है, लेकिन उसके पति ने धोखे को आसानी से उजागर कर दिया है। फिर रात में एलिजाबेथ सोने का नाटक करती है और हेनरी को निषिद्ध कक्ष की ओर जाते हुए देखती है और चुपके से उसका पीछा करती है। अचानक हेनरी अंधेरे में से निकलता है और वह एलिजाबेथ पर धोखे का आरोप लगाता है, लेकिन एलिजाबेथ खुद को बचाने की कोशिश करती है और दावा करती है कि उसने कुछ भी निषिद्ध नहीं देखा। लेकिन हेनरी समझाता है कि उसकी अवज्ञा का तथ्य ही मायने रखता है, जिसे सुन के भयभीत एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी दरवाजे बंद पाती है और हेनरी भी लगातार उसका पीछा करता है। तभी वह सीढ़ियों पर उसका पैर पकड़ता है और उसे नीचे फेंकता है। फिर वह उस पर हमला करता है। अगले सीन में एक धातु के पोकर से हेनरी, क्लेयर और ओलिवर जमीन पर एक कब्र खोदते हैं और एलिजाबेथ के शरीर को उसमें डालते हैं। अंतिम संस्कार के बाद वे खाने की मेज पर बैठते हैं और क्लेयर ने यह कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हेनरी जवाब देता है कि यह अंत नहीं है। फिर हमें 6 सप्ताह बाद का समय दिखाया जाता है, जब हेनरी एलिजाबेथ का एक डबल लाता है, और वही बातचीत, वही हरकतें। फिर से हेनरी उसे निषिद्ध कक्ष को दिखाने के लिए ले जाता है और एलिजाबेथ से वादा कराता है कि तुम कभी भी इस कक्ष में नहीं जाओगी। फिर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि क्लेयर उन्हें रात की छाया से देखती है और एलिजाबेथ भी सो नहीं पाती है और उठकर घर के चारों ओर घूमती है और क्लेयर को ढूंढती है, जो कि रसोई घर में बैठी हुई थी, और एलिजाबेथ जिज्ञासा से भरी हुई उससे बातचीत शुरू करती है, क्योंकि एक सवाल दूसरे सवाल की ओर ले जाता है, और क्लेयर एलिजाबेथ को किसी बात से आगाह करने की कोशिश करती है। लेकिन हेनरी अंदर आता है और अपनी पत्नी को बेडरूम में ले जाता है। हेनरी एलिजाबेथ से एक अच्छी लड़की बनने के लिए कहता है। फिर अगली सुबह वह घर में क्लेयर और ओलिवर को पुकारती हुई घूमती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, तो वह फिर से कपड़े और गहने पहनने की कोशिश करती है और रात के समय पूल में तैरती है और लिविंग रूम में पियानो बजाती है। लेकिन निषिद्ध कक्ष एलिजाबेथ के लिए एक चुंबक बन जाता है और एलिजाबेथ उसमें जाती है तो वह
वह केवल चीखते चिल्लाते हुए बाहर आती है और वह उस रात एक सपना देखती है जिसमें कांच के कैप्सूल से बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली लड़की अपने ताबूत से निकलकर उसके कमरे में आती है। इस बीच हेनरी आता है और देखता है कि उसकी पत्नी डरी हुई है। फिर एलिजाबेथ बाथरूम में चली जाती है, लेकिन हेनरी को पता चलता है कि उसने उसकी अवज्ञा की है, जिसे सुन के वह अंदर घुस जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। लेकिन वह उसके चेहरे पर लात मारती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन हेनरी पूरे घर में उसका पीछा करता है और रसोई घर में एलिजाबेथ खुद को चाकुओं से लैस कर लेती है, जबकि हेनरी ईथर में भिगोया हुआ टैम्पोन पकड़ लेता है और पियानो पर बैठ जाता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ संगीत सुनकर आराम करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक जाल है। फिर हेनरी चुपके से उसके छिपने की जगह पहुंच जाता है और एलिजाबेथ को पकड़ता है। फिर उसके चेहरे पर टैम्पोन दबा देता है और उसे लगता है एलिजाबेथ बेहोश हो चुकी है, लेकिन एलिजाबेथ ने उस पर चाकू से वार किया और दोनों खून से लथपथ हुए फर्श पर पड़े रहे। फिर कुछ समय बाद एलिजाबेथ को होश आया और देखा कि हेनरी मर चुका है। फिर वह फर्श और रसोई घर को खून से साफ करती है। बाद में हेनरी के शरीर को कपड़े में लपेटती है और उसे लिफ्ट से बाहर ले जाती है। फिर खुद को साफ करती है और वह अपनी शादी की अंगूठी फेंक देती है और अपने खून से सने कपड़े जला देती है। फिर एलिजाबेथ आपातकालीन सेवाओं के लिए कॉल करती है, लेकिन वह उस समय अपना पता नहीं जानती थी। फिर एलिजाबेथ क्लेयर और ओलिवर को घर की तरफ आता हुआ देखती है और दिखावा करती है कि सब कुछ ठीक है। फिर क्लेयर और ओलिवर एलिजाबेथ को जीवित देख के हैरान हो जाते हैं और एलिजाबेथ दावा करती है कि हनेरी ऊपर आराम कर रहा है। फिर क्लेयर ऊपर की मंजिल पर रसोई घर की ओर जाती है और अचानक दिल का दौरा पड़ी दिए जाने से नीचे गिर जाती है। फिर वह अपना फोन उठाती है और मदद के लिए बुलाती है। एम्बुलेंस क्लेयर को ले जाती है। एलिजाबेथ भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर कहता है कि अगर वह दरवाजे से बाहर जाती है तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और वह समझता है कि हेनरी मर चुका है, जिसे भयभीत एलिजाबेथ समझाने की कोशिश करती है कि यह आत्मरक्षा थी। लेकिन ओलिवर उसे आश्वस्त करता है कि वह भी हेनरी से नफरत करता था और उसे शरीर से छुटकारा पाने में मदद करेगा। फिर ओलिवर उसे पूछता है कि उसे अपने बचपन का क्या याद है, जिसमें एलिजाबेथ जवाब देती है कि वह अपने माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद लंबे समय तक अस्पताल में थी और एक अनाथालय में पली बढ़ी। फिर ओलिवर उसे पास का घर दिखाते हुए कहता है कि मेन और क्लेयर यहीं रहते हैं और क्लेयर हनेरी के बारे में बेहतर जानती है क्योंकि उसने उसके साथ काम किया था। एलिजाबेथ पूछती है कि मेन कौन हो, जिसमें ओलिवर बताता है कि वह हेनरी की पत्नी संख्या के 6 क्लोनों में से एक है, जिसे सुन के एलिजाबेथ सदमे में आ जाती है और एक सच्चे आतंक का अनुभव कर रही है और वह अपने हनीमून पर वापस जाना चाहती है। लेकिन ओलिवर एलिजाबेथ को सलाह देता है कि वह जितना संभव हो सके उतना दूर चले जाए और उसे कहता है तुम तिजोरी से पैसे ले सकती हो। फिर एलिजाबेथ अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में जाती है। तभी ओलिवर क्लेयर की डायरी अपने हाथों में लेकर प्रवेश करता है। वह उसे इसे पढ़ने के लिए कहता है। जब वह लिखावट को समझने की कोशिश करती है तो ओलिवर दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ समझ नहीं पाती कि यह क्या हो रहा है और वह बाहर जाने देने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर निराशा में अडिग रहता है। फिर एलिजाबेथ क्लेयर की डायरी पढ़ना शुरू करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि क्लेयर को हेनरी से उसके साथ काम करने का निमंत्रण मिला था, क्योंकि वह एक प्रमुख आनुवंशिकीविद थी। जब वह हनेरी के घर पहुंची तो उसकी मुलाकात ओलिवर से हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह क्या करने जा रही है तो वह डर गई, क्योंकि उसने खुद को एक दुखद प्रेम कहानी के बीच पाया जो कि समझ से परे है, क्योंकि वह अप्रिय और असंभव थी। हेनरी ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी ओलिवर को जन्म देने के तुरंत बाद एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से मर गई थी। उसके जीन अचानक से गंभीर रूप से खराब हो गए थे। फिर धू की पति ने उसकी कोशिकाओं का क्लोन बनाया और 6 प्रतियां बनाई, लेकिन बीमारी उनमें भी प्रकट हुई। फिर समय बचाने के लिए हेनरी ने क्रायोजेनिक चैम्बर बनाए और CLI परियोजना में शामिल होने तक डेड बॉडीज को स्थिर अवस्था में रखा। तब तक केवल 4 ही बचे थे। फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और जीन की बीमारियों को डिकोड किया। इस बीच हेनरी ने विषयों के लिए संदेशों को रिकॉर्ड किया और संगीत बजाया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इससे उनकी यादें बनेंगी। हालांकि नवीनतम एलिजाबेथ को कुछ भी याद नहीं था, कुछ सेकंड से परे कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास वास्तविक आंतरिक दुनिया का अभाव था। उसकी चेतना में लगातार तनाव बहुत जटिल हो गया था और यह उसके शरीर के लिए संभालना मुश्किल हो गया था। एक दिन वह प्रयोगशाला में घुस गई और डर के मारे भाग गई। पुलिस ने उसे ढूंढ लिया और हेनरी के पास ले आई, जहां क्लेयर ने उसे अपनी बीमार भतीजी के रूप में बताया और उनके अजीब आरोपों को मानसिक विकार के रूप में खारिज कर दिया, जिसे पढ़ के से एलिजाबेथ विचलित हो जाती है और ओलिवर भी आते हुए उसके लिए रात का खाना लाता है और उससे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है। लेकिन एलिजाबेथ उस पर हमला करे देती है और दरवाजे का कोड पूछती है, जिसे ओलिवर भी उसे बता देता है, जो कि गलत होता है। फिर एलिजाबेथ प्रयोगशाला में जाती है, जहां वह ओलिवर को नवीनतम 6 एलिजाबेथ के शरीर पर काम करते हुए देखती है और वह उसे क्लोन के सिर का समर्थन करने के लिए कहता है। जबकि एलिजाबेथ सिर को पकड़ती है तो ओलिवर इसका फायदा
फायदा उठाते इंजेक्शन देता है और एलिजाबेथ अपनी पुरानी यादों को देखती है और वह बिस्तर से जंजीर से बंधी एक कमरे में जागती है। वह खुद को मुक्त नहीं कर सकती और क्लेयर की डायरी पढ़ना जारी रखती, जिसमें क्लेयर को याद है कि उन्होंने अपना शोध कैसे जारी रखा। लेकिन एक हफ्ते बाद क्लोन की मृत्यु हो गई और क्लेयर को एहसास हुआ कि न्यूरोपतन फिर से शुरू हो गया है, जिसे वह संभाल नहीं सकती थी। हेनरी निराशा में था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने इतने साल बर्बाद कर दिए और एक पागल की तरह व्यवहार किया, लेकिन क्लेयर ने जवाब दिया कि उसे एक प्रेमी की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे उन्हें दोनों बीच एक अच्छा रिश्ता विकसित होगा। अभी ओलिवर फिर से कमरे में प्रवेश करता है और वह जानना चाहता है कि क्लेयर ने उसके बारे में क्या लिखा है, लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि क्लेयर के साथ एक संबंध शुरू हुआ हेनरी की तीसरे क्लोन के मर जाने के बाद। लेकिन क्लेयर को नहीं पता था कि हेनरी ने नमूनों को बदल दिया था। इसका मतलब था कि CLI की कोई गलती नहीं थी, वह बीमारी को रोकने में कामयाब रही थी और शेष क्लोन स्वस्थ थे। तभी ओलिवर ने बताया कि मैं बचपन में एलिजाबेथ की पसंद करता था, क्योंकि उसे समय वह सबसे सुंदर महिला थी जिसे मैंने देखा था और मैं पहले देख सकता था। मैं और एलिजाबेथ अच्छे दोस्त बन गए, जो कि हेनरी को पसंद नहीं था। एक दिन मैंने हेनरी को उस रात एलिजाबेथ को चूमते देखा, जिसे गुस्सा होकर हेनरी ने मुझे अंधा कर दिया। यह सब बताने के बाद ओलिवर यहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ पढ़ना जारी रखती है। क्लेयर ने लिखा कि उसने खुद ही संबंध समाप्त कर लिया। एलिजाबेथ के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। इसके अलावा हेनरी ने अपने प्रिय को खोने के बाद अपने दर्द के बारे में बात की। अब वह उस पहली शादी की रात को फिर से जीने का सपना देखता है और क्लेयर को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं है, वह स्वयं हेनरी था। उसने उसे बनाया क्योंकि उसे डर था कि एलिजाबेथ उसके वर्तमान स्वरूप को पसंद नहीं करेगी। फिर अगली सुबह एलिजाबेथ अपनी गर्दन पर कैंची के एहसास के साथ जागती है। ओलिवर मांग करता है कि वह उसे बताए कि क्लेयर ने डायरी में उसके बारे में क्या लिखा है, जिसमें एलिजाबेथ उसे बताती है कि क्लेयर तुम हेनरी का यंग क्लोन मानती थी, लेकिन ये सच नहीं है। हेनरी उसे उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाया, इसलिए ओलिवर हेनरी नहीं है। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और उसे छूने के लिए आमंत्रित करती है, और वह अपनी पैंट उतारती है और उसे अपने करीब बुलाती है, लेकिन ओलिवर विरोध नहीं कर सकता और उसके पास जाता है। वह एलिजाबेथ को गले लगाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे फर्श पर फेंक देती है और जंजीर से उसका गला घोंट देती है। फिर उसे बेड़ियों की चाबियां मांगती है और दरवाजे का असली कोड पूछती है। तभी एक और एलिजाबेथ बंदूक लेकर कमरे में प्रवेश करती है और दोनों एक दूसरे को घूरती हैं। वे एक जैसी हैं, लेकिन ओलिवर नई एलिजाबेथ को यह समझाने की कोशिश करता है कि कमरे में जो बीमार है वह धोखेबाज है और उनकी दुश्मन है। पांचवी एलिजाबेथ का तर्क है कि यह सच नहीं है, वे बंधक हैं और वह सिर्फ ओलिवर की बात मानकर वहां से जाना चाहती है। छठी एलिजाबेथ दूसरे को फर्श पर लेटने का आदेश देती है, लेकिन पांचवी एलिजाबेथ ओलिवर को ढाल बना लेती है। जब छठी एलिजाबेथ आखिरकार गोली चलाती है, ये गोली ओलिवर को मार देती है और पांचवी क्लोन को घायल कर देती है, लेकिन वह भागने की कोशिश करती है, जबकि छठा क्लोन ओलिवर के ऊपर रोती है। घायल एलिजाबेथ घर से बाहर निकल जाती है और उसके दिमाग से गुजरे सभी दृश्य और छवियां एक साथ विलीन हो जाती हैं। तभी एक गोली चलती है जो कि आखिरी एलिजाबेथ अपने डबल को मार देती है। आखिरी सांस और आखिरी दृष्टि खुद उसके चेहरे के करीब झुक जाती है। फिर अगली सुबह आखिरी क्लोन क्लेयर की डायरी पढ़ती है, जिसमें हेनरी अपनी सारी संपत्ति क्लेयर को सौंप देता है। अब वह अपना शोध जारी रख सकती है, जिसमें हेनरी कहता है कि उसने कभी भी उसे मारने का इरादा नहीं किया था, जिसे वह अपने पूरे जीवन में पुनर्जीवित करना चाहता था। वह मर गई और अब वह बार बार मरकर उसे खुशी देती है और किसी को भी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये संस्करण उसके नहीं है। एलिजाबेथ को लगता है कि वे असली हैं और हेनरी उन्हें नष्ट करके ही इसे समाप्त करने के लिए सब कुछ करें। एलिजाबेथ ने पढ़ना समाप्त किया। उसने एक टैक्सी को घर की ओर आते देखा, जहां से क्लेयर बाहर निकलती है और वे दरवाजे पर मिलते हैं। एलिजाबेथ क्लेयर के लिए सब कुछ छोड़ देती है क्योंकि वह इसकी हकदार है। फिर एलिजाबेथ सड़क पर चलती है और अपने पीछे वह सब कुछ छोड़ती है। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।